दिवाली नज़दीक है और सोना इस मौके पर, धनतेरस हो या फिर दिवाली हो, बहुत घरों में खरीदा जाता है सिक्के के रूप में, ज्वेलरी के रूप में। इसको पे टैक्स किस तरीके से लगता है, उसे बेचने पे कैसे टैक्स लगता है, कैसे बचाया जा सकता है, इस विषय पर लोगों की जानकारी थोड़ी कम होती है। बहुत लोग ऐसे छोटी मात्रा में खरीदते हैं, बड़े व्यापारी लोग बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, लेकिन सोना जो है दिवाली के इर्द गिर्द हम देखते हैं काफ़ी घरों में आता है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस विषय पर? देखिए विपुल जी, भारतीयों को सोने से बहुत प्यार है और विशेषकर महिलाओं को तो बहुत ही प्यार होता है। बिल्कुल। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर कुछ ना कुछ, और विशेषकर जब शादी होती है तो हर पिता चाहता है कि मैं अपनी बिटिया को कुछ ना कुछ सोने का आइटम जरूर दे दूं। इसलिए सोने को लेके जो लगाव है, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर पेट्रोकेमिकल के बाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो गोल्ड का ही करते हैं। यानी इतना इंपोर्ट करते हैं हम गोल्ड का, और इतनी खपत है गोल्ड की, और इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, बेचूंगा तो क्या होगा, कितनी होल्डिंग लिमिट है। लोगों को ये लगता है कि मैं कितना होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि जब कभी इनकम टैक्स की सर्च होती है तो आपने पता होगा कि इतने गोल्ड के कॉइन मिले और सरकार, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि होल्डिंग लिमिट क्या है। क्या गोल्ड की कोई होल्डिंग लिमिट है? तो आंसर है नहीं है। कोई गोल्ड कंट्रोल एक्ट हिंदुस्तान में नहीं है। जी। आप नंबर, आपके पास में अगर डिक्लेयर्ड सोर्स है आप कितना भी सोना रख सकते हैं। अब सवाल है कि मेरे पास डिक्लेयर्ड नहीं है तो मैं क्या करूं? तो सीबीडीटी का एक सर्कुलर है 1994 का, ध्यान से सुनने वाली बात है आम आदमी के लिए। जी। उसमें कहा गया है कि 500 ग्राम एक विवाहित महिला के पास में, एक मैरिड लेडी के पास में 500 ग्राम यानी 50 तोला सोना अगर उसके पास में है तो हम उसे सवाल नहीं पूछेंगे। 250 ग्राम अनमैरिड डॉटर के नाम, आपकी बिटिया है जिसकी शादी नहीं हुई है, 250 ग्राम गोल्ड आप होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, और 100 ग्राम एक पुरुष के लिए। तो इतना गोल्ड अगर आपके पास है, गोल्ड या उसके इक्विवेलेंट वैल्यू की ज्वेलरी, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा गोल्ड आपके पास है, मान लीजिए महिला के पास में 500 ग्राम ना होकर 1 किलो गोल्ड है यानी 100 तोला गोल्ड है, तो फिर आपको उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मुझे गोल्ड कहां से मिला, मेरे को पेरेंट से मिला था या मैंने परचेज किया था, परचेज किया था तो मैंने कब परचेज किया था, कौन सा आइटम था। क्योंकि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, शादी के मौके पर, फेस्टिव सीजन के मौके पर या किसी भी त्योहार पर गोल्ड देने की परंपरा भी है। तो जो आपको गोल्ड गिफ्ट में मिलता है, आपसे ये, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको गिफ्ट में गोल्ड मिला तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप रखना चाहिए कि मुझे गोल्ड किस ओकेजन पर किसने दिया था, तब आप बच सकते हैं। दूसरा सवाल, जी। दूसरा लोगों को लगता है कि मैं गोल्ड को अगर बेचूंगा, पहले तो खरीदूंगा तो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, और फिर बेचूंगा तो टैक्स लगेगा नहीं। जी। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैंने, और बहुत सारे लोग करते हैं इस काम को, पुरानी ज्वेलरी देख के नई ज्वेलरी ले लेते हैं, या पुरानी ज्वेलरी गला के नई ज्वेलरी बनवा लेते हैं, बिल्कुल। या वो कहते हैं मेरे पुश्तैनी ज्वेलरी है तो मैंने उसको बेच दिया तो टैक्स किस बात का। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। आप जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बेचेंगे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आपकी पुश्तैनी ज्वेलरी है, आपकी खरीदी हुई ज्वेलरी है, ये ध्यान से रखिए इस बात को, लोगों को जी। गलतफहमी है। और पिछले 10-15 सालों में विपुल जी, गोल्ड के प्राइसेस में बहुत इजाफा हुआ है। अगर हम पिछले 15-20 साल का इतिहास देखें तो लगभग 10 गुना रेट हो गए। आज 50-51 हजार रुपए गोल्ड पर तोला है, पर 10 ग्राम है। तो समझ लीजिए कि 10 टाइम का इजाफा है पिछले 20 सालों में। बिल्कुल। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पुराना गोल्ड बेचा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए मैंने पुराना गोल्ड देके और नई ज्वेलरी परचेज कर ली तो क्या टैक्स लगेगा? तो इसमें बड़ी बारीक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने अपने गोल्ड को गलाकर नई ज्वेलरी ली है, उसी के बदले ज्वेलरी ली है, फिर तो कन्वर्जन नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं है, वो सेल नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना गोल्ड दिया पुराना और नया गोल्ड परचेज कर लिया तो सर ये ट्रांसफर माना जाता है, आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पुराने के बदले नया ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज्वेलरी को ही गला के नई ज्वेलरी बनवाइए और मेकिंग चार्ज दे दीजिए, अदरवाइज आपको टैक्स लगने के चांसेस है। तीसरी बात और चौथी जी। बात, जी। क्या गोल्ड खरीदने पे कोई टैक्स है? तो गोल्ड खरीदने पे जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता। चलिए, सोने से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को तो आपने एक ही प्रश्न के उत्तर में काफ़ी हद तक समेट दिया है कि किस किस तरीके से टैक्स लगता है, किस तरीके से नहीं लगता। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी को परचेज वैल्यू नहीं पता, आपने कहा, तो कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा
और कोई व्यक्ति जो है अगर वो कैपिटल गेन टैक्स से उससे बचने के लिए कोई विकल्प उसके पास है या नहीं है, क्योंकि परचेज वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है, पुश्तैनी कोई गोल्ड कहीं था, किसी दादी ने दिया था, किस भाव पर लिया था नहीं पता, और उन्होंने अपने पोते के लिए छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेशन उसकी की जाएगी? देखिए विपुल जी, जैसे मैंने कहा आपको पुश्तैनी ज्वेलरी मान लीजिए आपकी दादी से आई, आपकी सास से आई, आपके पेरेंट्स से आई, अगर 2001 से पहले आपको वो ज्वेलरी आई है तो 1 अप्रैल 2001 की आपको जो मार्केट वैल्यू 31 मार्च को सरकार गोल्ड और सिल्वर के रेट देती है हर साल। आप जो वो रेट होगा आप उसको अपनी कॉस्ट मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आपको मान लो 2010 में ज्वेलरी आई, आपका परचेज बिल नहीं है, आपको गिफ्ट आया था, तो आप 1 अप्रैल 2010 को जो भी मार्केट का प्राइस है, जो भी गोल्ड का प्राइस है, आप उसको अपनी परचेज वैल्यू मान लीजिए। और अगर आप 2022 में उसको बेच रहे हैं तो 2022 में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको आज का जो रेट है वो आपका सेल कंसीडरेशन हो जाएगा, परचेज प्राइस पे आपको बकायदा इंडेक्सेशन मिलता है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब सवाल उठा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 1 साल, 2 साल या 3 साल? क्योंकि हमारे यहाँ लिस्टेड इक्विटी शेयर 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है, बिल्कुल। हाउस प्रॉपर्टी 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाती है, लेकिन गोल्ड के लिए 3 साल 36 मंथ का टाइम चाहिए। अगर 36 मंथ से पहले आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 36 मंथ का आपको होना चाहिए, और आपको पीरियड पता होना चाहिए मुझे गोल्ड कब आया था। परचेज बिल है तो परचेज बिल है, नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि गिफ्ट किससे आया था, कौन से साल में आया था। तो ये अब सवाल उठा कि क्या मैं गोल्ड को बेच के नया गोल्ड लूंगा तो कैपिटल गेन टैक्स बचता है? लोगों की गलतफहमी है, बिल्कुल नहीं बचता है जी। हाँ, आप गोल्ड को बेच के आप अगर फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, मकान में इन्वेस्ट करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, शॉर्ट टर्म को नहीं, तो फिर आप धारा 54F, धारा 54F में जाके आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। और फिर मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है, ऐसे भी गोल्ड बॉन्ड्स हैं सरकार ने दे रखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए वो उस पे ही आते हैं, और सवाल अब यही है कि ये तो बात रही ऐसे लोगों की जो शादी विवाह में या घर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या त्योहारों पे ख़रीद रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर हम सोना खरीदें या कि गोल्ड बॉन्ड खास तौर से जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको भाई फिजिकल सोना रखने का रिस्क भी नहीं लेना है और गोल्ड पे मिलने वाले जो रिटर्न है उसका भी लाभ लेना है। अब सॉवरेन बॉन्ड खरीदने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, इस पर जो है क्या कुछ टैक्स में छूट मिलती है, इसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि एक तो ये होता है कि जो फिजिकल रूप में हम वो सोना खरीदते हैं जो हमें त्योहारों में, शादियों में मिलता है या हम देते हैं, लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना हो तो वहाँ कुछ टैक्स की छूट मिलती है क्या? आपने कहावत सुनी होगी विपुल जी, सोने पे सुहागा जी। अगर इस कहावत को आप फिट करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने पे सुहागा है। और ये स्कीम ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम दी है। देखिए हमारे यहाँ पर जैसे ही बिटिया का जन्म होता है हम चाहते हैं कि उसकी शादी के लिए हम कुछ ना कुछ गोल्ड इकट्ठा शुरू कर दें, करना इकट्ठा कर दें, ये हमारे एक परंपरा है हमारे समाज की। तो सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको दे दिया, इतनी बढ़िया स्कीम है ये, इसमें फायदे ही फायदे हैं। नंबर 1 फायदा, ना खोने का डर, ना गलने का डर, ना चोरी होने का डर, क्योंकि आपके पास पेपर लेस आता है, आपके पास पेपर फॉर्म में आता है, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं होता है। आप हर साल सरकार ये निकालती है, सीरीज निकालती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, आप उसको ले सकते हैं और उसमें आप 4 ग्राम से लेके 4 किलो तक का गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं, ये सरकार की स्कीम। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 8 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, 8 साल का। जी। आपने मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, आपको 8 साल के बाद में सरकार 10 ग्राम गोल्ड के बराबर के ही पैसे देती है, यानी जो गोल्ड में एप्रिसिएशन हो रहा है, जो आपका प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी चिंता से मुक्ति है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार उसमें ब्याज भी देती है। मैंने कहा सोने पे सुहागा, यानी गोल्ड के प्राइसेस के अलावा 2.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके ऊपर। और सबसे बड़ा फायदा, जब आप इसको रिडीम करवाएंगे मैच्योरिटी पर, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं। लेकिन एक कैविएट है, जो लोग गलती कर देते हैं, जो भूल जाते हैं, अगर आपने इसको मैच्योरिटी से पहले बेच दिया, रिडीम करवा लिया, 5वें साल में रिडीम करवा लिया, तो ध्यान रखिए आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें तो आप उसको पूरे टाइम के लिए रखें, तभी आपको फायदा है।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और आप जो तमाम आपके पास लोग आते हैं, क्या आप या फिर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या चूंकि आज की स्थिति में चिंता मुक्त रहने के लिए और सोने पे मिलने वाले रिटर्न का लाभ लेने के लिए, खासतौर से अभी का जो माहौल है जिसमें हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता बनी हुई है और इक्विटी में रिटर्न घटेंगे, जब भी हम देखते हैं मंदी की आशंका की बात होती है, तो गोल्ड में निवेश, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो न सिर्फ आपका टैक्स बचा रहा है बल्कि उसके रिटर्न कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, जब खासतौर से इन्फ्लेशन रेट हाई होती है तो। बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल जी आपने। जैसे मैंने बताया पिछले 15-20 साल में गोल्ड के प्राइसेस को आप देखें, उनका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। 8-10% का रिटर्न आपको आ रहा है गोल्ड में भी। और जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि सरकार हमारे को सोने से बहुत प्यार है, ये हमारी एक सामाजिक प्रथा है, एक हमारी सामाजिक जरूरत है। हर घर की जरूरत होती है, सामाजिक जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा विकल्प है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप खरीद लीजिए, आप पेपर फॉर्म में उसको रखिए, आपको मैच्योर करवाना, मैच्योर लेके आपके बदले गोल्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। रिटर्न्स का रिटर्न्स अच्छा है, सेफ्टी की सेफ्टी अच्छी है। चलिए, अब सोने पे मुझे लगता है कि तमाम प्रश्नों के उत्तर हमारे दर्शकों को मिल गए होंगे कि सोने खरीदने पे कैसे टैक्स लगता है, सोना बेचने पे कैसे टैक्स लगता है, अगर सोना बेच करके आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लंबे अवधि के लिए ले रहे हैं तो कैसे वहाँ पर टैक्स बच सकता है। इन तमाम विषयों पर आपने विस्तारपूर्वक चर्चा की। कुछ एक और खबरें हैं जिस पर हम बातचीत कर लेते हैं आपसे। कंपनियों पर, बहुत सारी कंपनियों पर अक्सर प्रॉफिटेरिंग के आरोप लगते रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों ने अब तक ग्राहकों को 500 करोड़ रुपए लौटाए हैं। कंपनियां जीएसटी में मुनाफाखोरी कैसे होती है और क्या प्राधिकरणों की सख्ती से ग्राहकों को इसका आगे लाभ मिलेगा, और ये पूरा सिस्टम होता क्या है, कैसे ये काम करता है? मेरे से सवाल है? जी सुनील जी। जी देखिए, जी जैसे मैंने बताया था कि हम नॉन कंप्लायंट से कंप्लायंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जी तो सरकार ने जीएसटी के नियमों को बहुत सख्त किया। जी। ठीक है, जहां जो कंपनियां ये प्रॉफिटिंग कर रही थी तो सरकार ने नियमों को परिवर्तन कर दिया है और सरकार ने एक नकेल कसने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि जो अब जीएसटी का रेवेन्यू का जो आंकड़ा आ रहा है, इस साल इस महीने का आंकड़ा 1.48 लाख करोड़ का आया है, तो मुझे लगता है कि उससे अब ये चीजें खत्म हो रही हैं और कंपनियां इन चीजों से अपने आप को बच रही हैं।